चरक सूत्र 27 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने चौथा श्लोक पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो आगे देखिएगा। इससे पहले कि हम आगे की बातें करें, आहार पे आएंगे, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिएगा, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण चरक सूत्र 4 में। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण चरक सूत्र 4 में, ब्रैकेट में महाकषाय। अगला पॉइंट, द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण चरक सूत्र 27। चरक सूत्र 27 ब्रैकेट में आहार द्रव्यों के 12 वर्ग। आहार द्रव्यों के 12 वर्ग। अगला पॉइंट लिखिएगा, सुश्रुत सूत्र 45। सुश्रुत सूत्र 45। द्रव्य के, द्रव लिक्विड वाला द्रव्य के 10 वर्ग। द्रव्य के 10 वर्ग, जिनमें डैश करके लिखिएगा, जल इक्षु, थोड़ा फास्ट लिखिए, जल इक्षु मध्य, तैल मधु, मूत्र, क्षीर, दधि, तक्र घृत। इसमें देखिएगा, क्षीर, दधि, तक्र और घृत, हमने चारों को एक साथ क्यों लिखाया है? याद करने के लिए कुछ रीजन तो होगा कि हमने एक साथ लिखा है। सब दुग्ध से बनने वाले विकार हैं, ठीक है ना, ये सभी क्षीर से बनेंगे। तो क्षीर, दधि, तक्र और घृत। आप देखिएगा, मूत्र का वर्णन चरक ने सूत्र स्थान में अलग से किया है। इन्होंने कहाँ पे किया है? द्रव्य के अंतर्गत किया है, सूत्र 45 में, ठीक है। चरक में मूत्र हम लोग कहाँ पढ़े थे? सूत्र 1 में बताया था ना, अष्टमूत्र। यस सर। वो रेफरेंस याद रखिए किसने कहाँ पे बताया है। और GMT हमने आपको अग्रह में बताया, यानी घृत, मधु, तैल। तो घृत तो आ गया उसमें दुग्ध वाले के साथ 4 में, बचा मधु, तैल, वो भी 2 हो गया। मूत्र आ गया, और जल, इक्षु और मध्य, ये 3 याद रखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, अष्टांग हृदय ने मूत्र का वर्णन, अष्टांग हृदय, AH लिखा कर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, AH, अष्टांग हृदय ने मूत्र का वर्णन मध्य वर्ग में किया है। लीजिए, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लो भाई। लिखिएगा अगला पॉइंट, सुश्रुत सूत्र 46। अन्न द्रव्य के 13 वर्ग। अन्न द्रव्य के, अभी हमने द्रव्य का लिखाया आपको 45 का, और 46 में अन्न द्रव्य के 13 वर्ग हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से हैं? शाली,
कॉमा कुधान्य वर्ग, शाली कुधान्य वर्ग, कॉमा मुद्ग आदि, मुद्ग ब्रैकेट में वैदल, द्विदल जिसमें आ जाते हैं, लेग्यूम्स जिसमें आते हैं, मुद्ग आदि, कॉमा मांस फल शाक, मांस फल शाक, कृतान्न, कृतान्न, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, पुष्प वर्ग, पुष्प, कंद, कंद, लवण क्षार, लवण क्षार, धातु रत्न वर्ग, धातु रत्न वर्ग, धातु रत्न वर्ग, अगला पॉइंट लिखिएगा, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, द्रव द्रव्य 5 वर्ग, द्रव द्रव्य 5 वर्ग, जिसमें क्या है, जल क्षीर इक्षु मध्य तैल, जल क्षीर इक्षु मध्य तैल, जल क्षीर इक्षु मध्य तैल। मूत्र लिख के क्रॉस कर लिएगा, मूत्र किसमें वर्णन किया है, मध्य वर्ग, मूत्र लिख के क्रॉस कर दीजिएगा, मूत्र अलग से नहीं बताया। और रेफरेंस देख लीजिए, अष्टांग हृदय सूत्र 5 में है, ये अष्टांग हृदय सूत्र 5 बचपन में पढ़े होंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, अष्टांग हृदय सूत्र 6 में स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन विजिबल है, ये तो सेम वाला है। हाँ तो ठीक है, वही अष्टांग हृदय सूत्र 6, अन्न द्रव्य के 7 वर्ग, अन्न द्रव्य के 7 वर्ग, शूक धान्य शमी धान्य, शूक धान्य शमी धान्य, कृतान्न, 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 मांस, मांस शाक, मांस शाक, फल वर्ग, फल वर्ग एवं औषधि, एवं औषधि वर्ग। ये औषध वर्ग जो है अष्टांग हृदय की मौलिक देन है, औषध वर्ग अष्टांग हृदय की मौलिक देन है। अब एक काम करिए आप, 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बना के एक में लिखिएगा आचार्य, दूसरे कॉलम में लिखिएगा द्रव, तीसरे कॉलम में अन्न।
द्रव, अन्न और किसने कितने बताए हैं। तो पहले कॉलम में लिखिएगा अष्टांग संग्रह AS, द्रव वाले में लिखिए 6, अन्न वाले में भी लिखिए 6, 6 और 6। अष्टांग संग्रह का हमने बताया 6 6। हृदय में लिखिएगा 5 और 7, 5 7। सुश्रुत में क्या लिखेंगे, सुश्रुत में क्या लिखेंगे, 10 और 13। 10 और 13, 10 और 13। स्क्रीन पे देखिए, कुछ पॉइंट देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। चरक ने गोरस वर्ग में ही दुग्ध, दधि, तक्र, घृत आदि का समाविष्ट लिया है। सुश्रुत ने क्षीर, दधि, तक्र, घृत वर्ग, इनका 4 वर्गों में पृथक पृथक वर्णन किया है। अभी हमने आपको लिखाया है ना। तो चरक ने सबको गोरस में ही स्थान दे दिया है सबको। सुश्रुत ने वैदल वर्ग, कुधान्य, पुष्प, कंद, लवण और सर्व अनुपान वर्गों का सर्वप्रथम वर्णन किया है। ये कुछ सुश्रुत के अवदान है। जैसे हमने वाग्भट का आपको औषध वर्ग लिखाया, वैसे ये कुछ है जिनको सुश्रुत ने स्पेशली बताया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सुश्रुत संहिता में लवण वर्ग में धातु एवं रत्नों का चिकित्सकीय प्रयोग बताया गया है। लवण वर्ग, धातु और रत्न का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। और अष्टांग हृदय में द्रव वर्गों में मूत्र वर्ग का उल्लेख नहीं है, किंतु अष्टांग संग्रह में मूत्र वर्ग वर्णन है। इन्होंने मध्य में ही कर दिया है, मैंने आपको भी लिखा दिया है। औषध वर्ग किसका अवदान है, अष्टांग हृदय का, ये भी हमने आपको लिखा दिया है। ठीक है, औषध वर्ग में क्या क्या है, लवण है, क्षार, त्रिफला, पंचकोल, पंचमूल की औषधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, औषध वर्ग में लवण है, क्षार है, त्रिफला, पंचकोल, पंचमूल, इन सभी औषधियों का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद आया चरक, वाग्भट दोनों ने मधु वर्ग का समावेश इक्षु वर्ग में किया है, जबकि सुश्रुत ने मधु वर्ग का अलग से वर्णन किया है। सुश्रुत में हमने आपको अभी बताया था GMT, तो जी जो है घृत को एक दुग्ध विकार के साथ में मधु और तैल बचा, यानी कि सुश्रुत ने मधु वर्ग का अलग से उल्लेख किया, लेकिन वाग्भट और चरक ने मधु वर्ग को इक्षु वर्ग में रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण थे। और जो अभी द्विदल हमने बताया कि लेग्यूम होते हैं, उनका वर्णन चरक ने शमी धान्य में किया है। तो जो चरक का शमी धान्य है वो सुश्रुत का वैदल है। ठीक है, इसमें दालें होती हैं, विशेष रूप से दाल को, जैसे द्विदल लेग्यूम जिनको हम कहते हैं, तो चरक का शमी धान्य में है और सुश्रुत का उसमें वैदल में है। अपनी बुक में देखिएगा श्लोक नंबर 6 और 7, पेज नंबर 526 पुरानी किताब में है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, आगे भी बहुत काम देगा। शूक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फलाश्रयान, वर्गान, हरित, मध्याम, गोरस, इक्षु विकार का। ठीक है, ये तो वो पहली लाइन। सेकेंड लाइन में देखिए क्या है, कृतान्न आहार योगी नाम मिला, ऐसा कुछ, यानी कृतान्न वर्ग, आहार योगी नाम, ये अलग से बताया हो। 11वां कृतान्न वर्ग हो गया और 12वां जो है आहार उपयोगी वर्ग। तो इन 12 वर्गों का चरक ने वर्णन किया है। ठीक है, लिखिएगा, संग्रह में हरित वर्ग एवं आहार उपयोगी वर्ग नहीं है। संग्रह में हरित वर्ग, आहार उपयोगी वर्ग नहीं है।
आगे देखिएगा, नीचे उसी श्लोक की हिंदी में देखिएगा, शुक धान्य, शमीधान, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग। हरित वर्ग को अंडरलाइन करिएगा। मध्य वर्ग, जल वर्ग, गोरस वर्ग आया ना, इसी में वो सारे विकार जो सुश्रुत ने अलग से बताए हैं, उन्होंने सारे के सारे चरक ने गोरस में ही रख दिए हैं। इक्षु विकार लिख लीजिएगा, इसी में मधु का वर्णन है। इक्षु विकार में मधु का वर्णन है। आहार उपयोगी लिखा हुआ है, आहार उपयोगी यस सर। उसमें लिख लीजिएगा लवण, तैल आदि का वर्णन। आहार उपयोगी वर्ग में ही लवण तैल का वर्णन है। लवण तैल का वर्णन। फिर लिखा हुआ है रस वीर विपाकश्च प्रभावश्च प्रत्यक्ष में है। मतलब इन वर्गों में आए हुए द्रव्यों के रस, वीर, विपाक और प्रभाव का उपदेश अब इस अध्याय में करेंगे। मतलब इन 12 वर्गों में जो जो द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों का अलग अलग हमको जो है वीर, विपाक, रस यानी उनके गुण कर्म के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा, चरक ने तैल एवं लवण का वर्णन। चरक ने तैल एवं लवण का वर्णन आहार उपयोगी वर्ग में किया है। आहार उपयोगी वर्ग में किया है तथा मूत्र का उल्लेख चरक सूत्र 1 में किया है। मूत्र का उल्लेख चरक सूत्र 1 में किया है। पहला देखिए शूक धान्य आया, जहाँ लिखा है ना अन्नपान विषयक वर्ग संग्रह, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइट्स। तो देखिए पहला क्या है, शूक धान्य। तो वहीं लिख लीजिएगा चरक 15, चरक 15, भाव प्रकाश 5, बीपी लिखा करिए, भाव प्रकाश को बीपी, भाव प्रकाश 5। अब वो 15 कौन कौन से आपके सामने हैं देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, इसमें जो हमको बताना है बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, देखिएगा नीचे से सेकंड लाइन, सभी धान्य वर्ग वीर्य में कैसे हैं, शीत हैं, और रस और विपाक में मधुर हैं, और अल्प वात वर्धक होते हैं। वात वर्धक होते हैं, बधे हुए अल्प मात्रा में मल को निकालते हैं। जब वात है तो वात जब बढ़ेगा तो मल को क्या करेगा, बांधेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली बात तो शीत वीर्य है और मधुर विपाक है। तो शीत वीर्य होने की वजह से हो सकता है कहीं न कहीं जो है वो वात को बढ़ा रहा है। अल्प वात वर्धक, ध्यान रखिएगा, मधुरा अल्प मारुता। अल्प मारुता मतलब बहुत अधिक नहीं, अल्प मात्रा में वात को बढ़ाएगा। और वहीं से क्या है, अल्प वर्चस, बद्ध अल्प वर्चस, मल को बांधेगा और अल्प मात्रा में मल का त्याग होगा वहां पे। साथ ही साथ स्निग्ध है, ब्रिंघण है, शुक्र है, और शुक्र को बढ़ाने वाला और मूत्र को बढ़ाने वाला। शीत वीर्य होने की वजह से और मधुर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि स्निग्ध है, ब्रिंघण है, शुक्र को बढ़ाने वाला है या शुक्र को प्रवृत्ति करने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये लाइन किसके लिए है, शुक धान्य वर्ग के लिए। विशेष रूप से आपको ये जो उसका गुण कर्म है वो आपको याद रखना पड़ेगा, थर्ड लाइन। बाकी उसमें कौन कौन से हैं, अब जो बहुत ही आप याद कर सकते हैं उसमें देखिएगा, एक रक्तशाली, महाशाली है ना, तो शाली वाले सब आ गए उसमें। शकुनाहृत आया होगा, शकुनाहृत। तूर्णक को अंडरलाइन करिएगा, तूर्णक। लांगुल को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें सारिवा आया होगा, सारिवा और प्रमोदक, लोहबाल, सारिवा, प्रमोदक, लोहबाल। लांगुल, लांगुल से हमारा कंफ्यूजन लांगली की तरफ जाता है, ध्यान रखिएगा, लांगुल है वो, शुक धान्य में है। लोहबाल, लांगुल, सारिवा, प्रमोदक और तपन,
तो सारिवा, प्रमोद और तपन ये सभी शुक धान्य में है। इस तरीके से ट्रिक बना लीजिएगा अपने से कुछ, ठीक है। सारिवा, प्रमोद, तपन ये सभी शुक धान्य में है। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. नीचे देखिएगा, इन सभी धान्यों में रक्तशाली सबसे श्रेष्ठ होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने हितकर और अहितकर पढ़ा था तो वहां पे रक्तशाली श्रेष्ठ बताया था, और अहितकर में क्या बताया था? हितकर अहितकर जब पढ़ाए थे तो वहां अहितकर में क्या बताया था? Sir, yes. याद रखिए, रक्तशाली श्रेष्ठ है और इसमें न्यून गुण कलम। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, जो यहाँ इन्होंने 15 बताए हैं उसमें कलम धान जो होता है वो न्यून बता दिया है। और जो रक्तशाली है वो त्रिदोष शामक होगा, वहां पर देखिए लिखा होगा त्रिदोष शामक है, ठीक है। तो रक्तशाली जो है त्रिदोष शामक है। अब वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, रक्त से कम महाशाली, महाशाली से कम कलम है ना। तो लिख लीजिएगा कमर, क से कम, म से सॉरी क से कलम, म से महाशाली और र से रक्तशाली। ये क्रमशः गुण की वृद्धि हो रही है, यानी कि सबसे अधिक गुणवान कौन है? रक्तशाली, उससे कम महाशाली, और सबसे कम गुणवान कौन सा है? कलम है। तो कमर एक ट्रिक बन जा रहा है, कमर, क से कलम, म से महाशाली और र से रक्तशाली। तो याद रखिएगा, इनके गुणों की क्रमशः वृद्धि होती है। रक्तशाली सबसे अधिक, फिर महाशाली, फिर सबसे कम गुणवान कौन है? कलम है। आगे देखिएगा, यवक, हायनक, पांसु, वाप्य, नैषधक आदि शाली धान्य रक्तशाली के गुण के विपरीत गुणों का अनुकरण करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यवक को दे दिया है कि उनके गुणों के विपरीत हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यवक यही बताया, यवक, हायनक, पांसु, वाप्य ये सब शाली धान्य में है। आगे देखिएगा, षष्टिक धान्य के गुण मिला। Yes, sir. त्रिदोष शामक को अंडरलाइन करिएगा, त्रिदोष शामक को अंडरलाइन करिएगा। और षष्टिक जो है सब शीत, स्निग्ध, गुरु ये सब लिखा हुआ है, मधुर, है ना। और इसमें आपको जो याद करने लायक है, श्वेत वर्ण का षष्टिक, षष्टिक प्रवरो गौरव, इसको अंडरलाइन करिएगा। जो षष्टिक धान्य है उसमें जो श्वेत वर्ण यानी जो गौर वर्ण का है वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। नीचे आइएगा, लिख लीजिएगा, सुश्रुत ने षष्टिक धान्य को, सुश्रुत ने षष्टिक धान्य को चक्षुष्य, चक्षुष्य, व्रण्य, वर्ण नहीं व्रण्य, मतलब व्रण में वुंड में लाभकारी होगा, व्रण्य, विषग्न, विषग्न, ज्वरग्न, मूत्रल, ज्वरग्न, मूत्रल। अगला देखिए, व्रीहि धान्य। षष्टिक धान्य में एक बात लिख लीजिएगा, देखिए विमर्श में लिखा हुआ है, ग्रीष्म में बोया जाता है और बरसात में यह तैयार हो जाता है। ग्रीष्म में बोया जाता है और बरसात में पककर तैयार हो जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है ग्रैष्मिकाः षष्टिकाः, उसको अंडरलाइन करिएगा, ग्रैष्मिकाः षष्टिकाः।
ब्रीही धान्य में लिख लीजिएगा, सुश्रुत ने इसको बद्ध विड़मूत्र कहा है। सुश्रुत ने इसको बद्ध विड़मूत्र कहा है। त्रिदोष को कुपित करने वाले, देखिए लिखा हुआ है हिंदी में, त्रिदोष को कुपित करने वाला, मिला ऐसा कुछ हिंदी में? कौन? यस सर। सर। पाटल धान्य है वो। तो इस श्लोक में दो पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट हाफ है वो ब्रीही के लिए लिख रहे हैं, और जो सेकंड हाफ है बहुमूत्र पुरुष ऊष्मा और त्रिदोष को बढ़ाने वाला वो पाटल धान्य है। तो पाटल से एक एरो ले आइए, बहुमूत्र पुरुष ऊष्मा पे बना दीजिए उसको। और इधर क्या है, ब्रीही धान्य जो है वो पित्त को बढ़ाने वाला है, मधुर है, अम्ल विपाक है और पित्त को बढ़ाने वाला है। ये ध्यान रखिएगा ब्रीही धान्य के बारे में। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 20। यव के गुण, जहाँ जौ लिखा है हिंदी में उसको यव भी लिख लीजिएगा, यव। वहां पे हम लोगों ने निकृष्ट पढ़ा था, तो क्या क्या निकृष्टता है देखिए जरा। यव क्या है? रूक्ष है, वायु और मल को अधिक बढ़ाने वाला है, शरीर में स्थिरता पैदा करता है। यहाँ स्थिरता का मतलब क्या है? ये व्यायाम वाला स्थिरता नहीं है। कषाय होता है, यव कैसा हो? कषाय होगा तभी तो वात को बढ़ाएगा। बलवर्धक है, कफजन्य विकार को दूर करता है। तो इसको जो है अहितकर आहार से बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, ठीक है? इसके गुण याद रखिएगा। और लास्ट में आया है क्या? वेणु यवो मतः, लिखा हुआ है वेणु यवो मतः। 20 नंबर श्लोक देखिए लास्ट में। यस सर। यस। वो बांस से, वेणु बांस को बोलते हैं, तो बांस से जो यव उत्पन्न होता है उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। मेधा कृमि विष को नष्ट करने वाला है, मेधा कृमि विषग्नश्च, वो वेणु यव के बारे में है। तो वेणु यव का याद रखिएगा, मेधा कृमि विषग्न। और ऊपर जो है यव के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है? श्लेष्म विकारनुत, कफज व्याधियों को कम करेगा, कफज व्याधियों को कम करेगा, वहां पे ही लिखा हुआ है। और बल्य है कौन? यव। इसके बाद है गेहूं यानी गोधूम के गुण देखिएगा। सबसे पहले गेहूं की बात जब भी आती तो याद रखिएगा फ्रैक्चर को हील करता है, भग्न संधानकृत। तो पहला देखिएगा आया होगा, पहला शब्द संधानकृत मिला। तो गेहूं की जब भी बात होगी वो संधानकृत होगा, टूटे हुए स्थानों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आता है। वात शामक है, जीवनीय बृंहण वृक्ष और स्निग्ध को अंडरलाइन करिएगा। श्लोक में भी आया है जीवन बृंहण वृक्ष स्निग्ध, उसको अंडरलाइन करिएगा। और कुछ नाम दिए गए हैं, पूछा जाता है कि नांदी मुखी और मधुली क्या है ये सब। तो याद रखिएगा नांदी मुखी और मधुली ये सब क्या हैं? शूक धान्य में ही आए हैं, खासकर गेहूं की वैरायटियां बताई हैं। शूक धान्य में ही है नांदी मुखी और मधुली। विमर्श में लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, मिला? नांदी मुखी और मधुल, इन दोनों को सुश्रुत ने किस में रखा है? कू धान्य में। कू धान्य में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लिख लीजिए कू धान्य वर्ग की कुछ एग्जाम्पल और लिख लीजिए जो मुझे याद आ रहा है। कू धान्य वर्ग सुश्रुत का लिखिएगा, कोदो शामक, कोदो शामक नरक कर दिए हैं सब। तो नांदीमुख और मधुली इन दोनों को कुधान्य में रखा है। कोदो शामक, शांतनु, शांतनु, उद्दालक, उद्दालक, प्रियंगु, प्रियंगु, नांदीमुख,
नांदीमुख, गवेधुक, गवेधुक हैं तो बहुत, इतने ही रखिएगा। सुश्रुत ने इन सभी का वर्णन कुधान्य में, चरक ने गवेधुक कहाँ बताया है? अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो अग्रह में, हाँ अग्रह में पूछ रहा हूँ। गवेदिक अन्नम कर्तनी है ना। देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं शमी धान्य की ओर। ये तो हुआ शुक धान्य, अब आगे शमी धान्य। देखिए लिखा होगा पल्सेस डाइकोटिलीडॉन्स, मिला ऐसा कुछ? इंग्लिश में लिखा होगा ना। यस सर। तो ये डाइकोटिलीडॉन्स की बात करेंगे, लेग्यूम्स की बात हम लोग यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मुद के बारे में लिखा हुआ है। तो मुद क्या है? शीत वीर्य को अंडरलाइन करिएगा, कटु विपाक को अंडरलाइन करिएगा, कफ पित्त नाशक, कफ पित्त नाशक। वहां भी हम लोगों ने हितकर में मुद का शायद पढ़ा था। वहां पे मुद और मांस, एक तरफ मुद का था एक तरफ मांस था, ऐसा था वहां पे। यस सर। तो मुद हितकर में था। तो यहाँ पे देखिए कफ और पित्त का समान कर रहा है। और दालों में सबसे श्रेष्ठ है उत्तमो मतः, लास्ट में आया उत्तमो मतः। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। मुद का आपसे गुण पूछ लेंगे, वीर्य पूछ लेंगे, तो यहाँ से हो सकता है आपका आंसर निकल के आ जाए, है ना। इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है बट उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, उड़द की बात करते हैं। मांस, उड़द, वृक्ष को अंडरलाइन करिएगा। वातहर, वो पित्त कफ शामक था, ये वात शामक है। उष्ण वीर्य है, वो कैसा था? शीत वीर्य। तो शीत वीर्य है, तो शीत वीर्य होने की वजह से वो क्या कर रहा था? पित्त का शमन कर रहा था। रुक्ष और कटु विपाक होने की वजह से वो कफ का शमन कर रहा था। यहाँ क्या है? ये वात का शमन कर रहा है उड़द। उष्ण वीर्य है और साथ ही साथ मल मूत्र अधिक उत्पन्न करने वाला है। भाई जब वात का शमन कर रहा है तो श्रेष्ठ मूत्र का कार्य करेगा। समझ में आ रही बात? अगर कोई वात को बढ़ा रहा है तो वो बद्ध मूत्र का कार्य करेगा, और अगर वात को कम कर रहा है तो वो श्रेष्ठ मूत्र का कार्य करेगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। यस सर। फिर उसके बाद आगे देखिए बल्यो बहुमलह। बहुमलह मतलब मल को बढ़ाने वाला। बल्य बलकारी है, साथ ही साथ पुंसत्व। भाई जब शुक्र को बढ़ा रहा है, शुक्र वर्धक है, वृक्ष है, तो पुंसत्व भी है, ठीक है। पुंसत्व शक्ति को शीघ्र बढ़ाने वाला, शीघ्रम ददाति च, है ना। तो याद रखिएगा पुंसत्व शक्ति को शीघ्र बढ़ाता है। लिखिएगा सुश्रुत के अनुसार स्तन्यवर्धक भी है, स्तन्यवर्धक। आगे देखिएगा इसी का विमर्श नीचे देखिएगा। मासो गुरु भिन्न पुरीश मूत्र स्निग्धो उष्ण वृश्यो मधुरो अनिलग्न संतर्पण स्तन्य करो विशेषाद बलप्रद शुक्र कफावहश्च। सुश्रुत सूत्र 46 का श्लोक मिला। तो उन्होंने भी उड़द को वृक्ष बताया है। वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं, शुक्र श्रुतिकर किंचित, किंचित शुक्र विवर्धनम, श्रुति वृद्धिकरम किंचित त्रिविधम वृक्षम उच्यते। तो ये चक्रपाणी ने बताया है। तो ऊपर से नीचे तक 3 लिखेंगे हम लोग। पहला होता है शुक्र श्रुतिकर, देख के लिखिएगा शुक्र श्रुतिकर। दूसरा क्या है? श्रुति वृद्धिकर। और एक क्या है? शुक्र विवर्धन, शुक्र विवर्धन। इन सभी का एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा शुक्र श्रुतिकर है, कौन सा विवर्धन है और कौन सा श्रुति वृद्धिकर है। चक्रपाणी के अनुसार है, ध्यान रखिएगा इसको। जब वाजीकरण पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका एग्जाम्पल तीनों का लिखाएंगे। फिलहाल वृक्ष के 3 प्रकार बताए हैं चक्रपाणी ने, वो याद रखिएगा। उत्तरांचल में पूछा था एक बार एग्जाम्पल।
आगे देखिएगा श्लोक नंबर 25, राजमांस मिला। Yes, sir. तो राजमांस जो है रेचक का कार्य करता है, भोजन में रुचि पैदा करेगा, रुच्य है। ऊपर लिखिएगा चना पुंसत्व नाशक, चना जो है पुंसत्व नाशक, आढ़क बोलते हैं ना, आढ़क चना, पुंसत्व नाशक सुश्रुत के अनुसार। और कुलथ के बारे में हम लोगों ने अग्रह में क्या पढ़ा था? कुलथ क्या पढ़ा था? अम्ल पित्त सर अम्ल जनन। पित्त जनाना। हाँ, तो लिख लीजिएगा कुलथ के बारे में, ऊपर लिख लीजिएगा कषाय रस, अम्ल विपाक, उष्ण वीर्य। कुलथ, कषाय रस, अम्ल विपाक, उष्ण वीर्य, कौमा अम्ल पित्त जनना नाम। आइए देखिए अगला श्लोक देखते हैं 26। कुलथ के गुण, ये पूछा गया एग्जाम में। उष्ण वीर्य मिला, उष्णाह, पहला शब्द आया है उष्णाह, यानी कि वीर्य कैसा हो गया इसका? उष्ण हो गया। रस कैसा है? कषाय। और विपाक में कैसा है? अम्ल। विपाक कैसा है इसका? अम्ल है। ध्यान रखिएगा, कटुतिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशः कटु, वहां से कटु विपाक मत करिएगा, इसका विपाक अम्ल बताया है चरक ने। वो वाला श्लोक मत लगाइएगा कि जब कषाय है तो विपाक कटु होगा, कटुतिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशः कटु, इसका विपाक कैसा है? अम्ल है। कफ शुक्र अनिलापहा, यानी कफ को घटाएगा, शुक्र को घटाएगा और वात को घटाएगा। हिक्का, श्वास, कास और अर्श के लिए हितकारी है, ये भी पूछा जा चुका है। कास, हिक्का, श्वास अर्श के लिए हितकारी है और ग्राही का कार्य करता है। स्तंभक और ग्राही का अंतर जानते हैं? ग्राही और स्तंभन क्या होता है? ग्राही और स्तंभन अगर एक मोटा मोटा अगर आपको समझना हो तो ऐसे बताया जाएगा कि ग्राही हो चाहे स्तंभन हो, दोनों का कार्य होता है रोक देना। हालांकि स्तंभन, स्तंभ मतलब खंभा पिलर होता है, तो उसका भी मतलब होता है रोकना। ग्राही का मतलब भी होता है कि बहाव को रोक देना, मतलब बांध देना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर हम लोग अतिसार में जहाँ पे मल की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो रही है, तो ऐसे स्थानों पे हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे रक्त की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही, तो ऐसे स्थानों पे हम लोग स्तंभन द्रव्यों का, रक्त स्तंभन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो ग्राही और स्तंभन का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक है। जो ग्राही द्रव्य होते हैं वो अग्नि महाभूत प्रधान होने से, उष्ण होने की वजह से, आप यूं समझ लीजिए कि कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हीट कर दीजिए। जैसे कि अगर गर्मियों में सूर्य की किरणें बहुत पड़ रही तो तालाब क्या होता है? सूख जाता है। ग्राही का एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो ऊष्मा से, हीट से वो जल का क्या किया? अवशोषण कर लिया। तो ग्राही द्रव्य यही कार्य करते हैं। ग्राही द्रव्य क्या करते हैं कि जलीयांश का अवशोषण कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ऊष्मा की वजह से, अग्नि की वजह से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. स्तंभन द्रव्य क्या करते हैं? वो वात की वजह से, वायु महाभूत डोमिनेंट होते हैं, है ना। तो यूं कह सकते हैं कि वो अपने रुक्षता की वजह से अवशोषण कर लेते हैं। या एक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया है कि पंखा चलता है तो हम जब घर में गीला करते हैं तो पंखा चलाने पर सुखा देता है। तो यूं समझ लीजिए कि वायु जो है वहाँ पे जलीयांश का अवशोषण कर लेता है। तो ग्राही और स्तंभन का ये जो एक मुख्य अंतर है, एक अग्नि महाभूत की वजह से कार्य करता है और एक वायु की वजह से, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और इसको मत भूलिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अग्नि महाभूत यानी उष्णता की वजह से ग्राही द्रव्य का जलीयांश का दोनों जगह अवशोषण होगा, चाहे वो ग्राही हो चाहे स्तंभन हो, दोनों जगह जलीयांश का अवशोषण हो जाएगा, शुष्कता आ जाएगी, मल बंध जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन मैकेनिज्म दोनों की अलग अलग है। एक ऊष्मा से कार्य कर रहा है, एक वायु से कार्य कर रहा है। आगे बढ़िए।
तो कुलत में वही आया है कि ग्राही का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। ग्राही का कार्य कैसे कर रहा है? ये उष्ण वीर्य है। उष्ण वीर्य है, बोलो भाई। यस सर। तो अपनी ऊष्मा से उष्ण वीर्य होने की वजह से ये ग्राही का कार्य करेगा, जलीयांश का अवशोषण कर लेगा। आगे देखिएगा, काकमाची दिया हुआ है, सॉरी मंकुष्ठ दिया हुआ, काकमाची नहीं, कंकुष्ठ नहीं, मोठ के गुण, मंकुष्ठ है वो। रक्त पित्त ज्वर, इसको अंडरलाइन करिएगा, रक्त पित्त ज्वर। तो काश, हिक्का, श्वास, अर्श उसको अलग रखिएगा, वो कुलत्थ में है। कुलत्थ अम्ल पित्त जननानम, वो भी याद रखिएगा, ग्राही है। फिर इसके बाद रूक्ष शीतला, मंकुष्ठ में आया है रूक्ष शीतला, मिला, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रूक्ष शीतला। Yes, sir. जब बोले क्वेश्चन पूछा गया है तो वहीं पे क्यों लिख लिया करिए। तो मधुरा मधुरा पाके ग्राहीणो रूक्ष शीतला, यानी मधुर रस मधुर विपाक ग्राही है और रूक्ष और शीतल है। मंकुष्ठ प्रशस्यते रक्त पित्त ज्वरादि, मतलब रक्त पित्त और ज्वर के लिए प्रशस्त है। वीर में कैसा है? शीत है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये मंकुष्ठ का हो गया। आज का लास्ट बता रहे हैं, तिल के बारे में पढ़ लीजिए, दोनों अरहर और तिल कर लीजिए तो ये शमीधान ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तिल में देखिएगा, स्निग्ध उष्ण मधुर तिक्त कषाय कटु, त्वच को अंडरलाइन करिएगा, स्किन के लिए अच्छा है। वैसे भी जानते हैं स्नेहन करते हैं तिल के तेल से, तो त्वचा के लिए लाभकारी है। त्वच, केश, बालों में तेल लगाते हैं, शरीर में बल का संधान होता है ना, वात का शमन तो होगा ही, और कफ पित्त कृत, याद रखिएगा, वात को घटाएगा लेकिन बाकी के दोनों दोषों को बढ़ाएगा। ये तिल के गुण हैं। आढ़की, आढ़की अभी हमने बताया, सुश्रुत ने क्या बताया है? पुंसत्व का नाश करने वाला। और यहाँ क्या बता रहे हैं चरक? कफ पित्त अग्नि, यानी पित्त और कफ को घटाएगा, यानी कि जस्ट तिल का उल्टा है। अगर गुण में देखें तो तिल का उल्टा अरहर है, वात को बढ़ाएगा और पित्त और कफ को घटाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला लाइन है, ये तो पहला वाला जो है आढ़की के लिए है, अगली लाइन क्या है? अवलगुज के लिए है। वो अवलगुज के लिए है, वो क्या है? वात और पित्त को बढ़ाने वाला। बाकुची और चकवड़ धान्य वर्ग में नहीं आते हैं, फिर भी इनकी फली जो होती है, इसलिए यहाँ पे वर्णन कर दिया है ना। बाकुची आप लोगों ने नहीं देखा होगा, चकवड़, इन्होंने ये कहा है कि ये धान्य वर्ग में नहीं आते हैं, फिर भी फली की वजह से इन्होंने यहाँ पे चरक में वर्णन कर दिया है अवलगुज का, एडगज का। तो अवलगुज जो है, बाकुची, कफवात नाशक, चकवड़ वात पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। वात पित्तला, पित्तला का मतलब बढ़ाने वाला होता है। कृत हो या वातला हो, इसका मतलब इस तरीके से लगा हो तो उसका मतलब होता है बढ़ाने वाला। नुत का मतलब होता है घटाने वाला, कि बढ़ाने वाला। नुत का मतलब क्या होता है? वात नुत जैसे कहीं लिखा है, तो वात नुत वात को बढ़ाएगा घटाएगा? घटाने वाला। हाँ,